सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हुए हैं। उमाकांत सर, हालांकि अब एक उम्मीद की जा रही थी कि बेहतर होगा इस बार जो मतदान प्रतिशत है, लेकिन मन मुताबिक नहीं। लखनऊ में देखा 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया हमारे पास 41%, वहीं बगल की सीट मोहनलालगंज वो 51%। यानी कि जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, गरीबों को मौका मिलना चाहिए, जो कमजोर वर्ग है उनको मौका मिलना चाहिए, वो तो निकलते नहीं। और जो वाकई गरीब कमजोर वर्ग है वही निकलता है वोट डालने के लिए कि लोकतंत्र मजबूत हो। देखिए, बहुत सही मुद्दा आपने सही सवाल किया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इधर इको हो रहा है आपका, जरा ठीक कर दीजिए। मैं बोलता हूं, आप बोलते रहिए सर। मैं पीसीआर से मैं ये मान रहा हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है कि लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। जब वोट डालने नहीं जाएंगे तो जिन प्रत्याशियों का या जिस पार्टी का को आप आलोचना करते हैं या उनको देश के लिए समाज के लिए गलत बताते हैं, उनकी नीतियों से को नापसंद करते हैं, आप उनको वोट डालने नहीं जाते। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, असाधारण स्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए। मैंने इतने चुनाव कवर किए, मैंने लोगों को खुल करके ये बोलते नहीं देखा कि हमारा इस चुनाव में इस बार कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये दिल्ली एनसीआर में ये चीजें खुद देखने को मिली कि जब वहां चुनाव हुआ दिल्ली एनसीआर में, खासकर गाजियाबाद नोएडा के इलाके में जहां आपका स्टूडियो भी है, वहां अपार्टमेंट में 18, 20, 22% वोट पड़ा। कई अपार्टमेंट में लोग थे ही नहीं। और चूंकि 3-4 दिन की छुट्टियां थी तो लोगों ने कहा पिकनिक बनाने ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तराखंड चले जाओ या शिमला चले जाओ। तो ये बहुत चिंताजनक है और मुझे लग रहा है कि इसके लिए समाज के लिए अच्छा करना या अच्छा सोचना, और जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आपने सही बात कही कि प्रबुद्ध लोग नहीं डालने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रबुद्ध दो लोग जो समाज में चर्चाएं करते हैं, डिसीजन मेकर हैं, एक पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करते हैं, वो लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो उन लोगों को तो दूसरे ढंग से प्रभावित किया जाता है, लेकिन जो गरीब तबका है उनको कई बार पैसे का लालच और छोटे मोटे लालच दिए जाते हैं प्रभावित करने के लिए। फिर तो वही वोट डालेंगे और जब वो 5 साल तक सरकार आएगी और वो आप लोगों पर राज करेगी, फिर आप कहेंगे कि ये तो खराब सरकार है, ये तो गलत सरकार है, ये तो हमको पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वोटर, जो मतदाता है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल देश को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विमुखता आई है जो वोटर्स में, मतदाता में, ये केवल विपक्ष के वोटर्स में नहीं विमुखता आई है, सत्ताधारी पार्टी के लोगों में भी विमुखता आई है। तो राजनीतिक पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कि वो वोटर्स को बोले कम से कम वोट डालने आए। वो किसी को वोट डालें, किसी के खिलाफ वोट डालें, किसी को हराने के डालें या जिताने के लिए डालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्थिति ऐसी है कि जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन की बड़ी भूमिका होती है। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़ा बजट होता है जिसमें रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर, पोस्टर्स पर, हैंडबिल्स पर तमाम तरह के विज्ञापन इलेक्शन कमीशन देता है। तो या तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो गया है कि लोग इलेक्शन कमीशन को पपेट मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की में लोगों का भरोसा खत्म हो गया है कि ये तो भाई अरे क्या करना, ये तो बोलते रहते हैं। नहीं, दो चीजें हैं, क्योंकि जब भी हम विपक्ष के नेताओं को सुनते हैं, उनके इलेक्शन कमीशन की भी प्रवक्ताओं को सुनते हैं, धीरेन्द्र सर, यही कहा जाता है जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इस बार विपक्ष नहीं, इस बार जनता लड़ रही है चुनाव। अगर वाकई जनता लड़ती चुनाव तो ये वोट परसेंटेज वाली जो स्थिति हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता हमेशा चुनाव लड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पोलिंग परसेंटेज आता है तो सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए लोग कई बार बाहर आ जाते हैं, या सत्ताधारी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए लोग सड़कों पर आते हैं या पोलिंग बूथ की तरफ आते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि
कि लोग शांत हैं, चुपचाप हैं, लोग कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, इस सरकार में भी बढ़ती है। एक जी तबका बिल्कुल ऐसा भी होता है बिल्कुल उमाकांत जी, आपके पास में लौटूंगी। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, अगर आज की हम बात करें तो बीजेपी के पास जिन 7 सीटों में आज के लिए जो बीजेपी का ऑलरेडी 7 सीटें, उनमें से जो 6 सीटें हैं वहां पर मार्जिन जो है बेहद कम है। और इसी मार्जिन को बढ़ाने के लिए ये जो मतदान प्रतिशत हम कम देख रहे हैं, ये क्या वाकई चिंता का विषय है? लोग कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कुछ ये भी कहते हैं कि कैंपेनिंग जो है वो काफी कमजोर रही। लेकिन अक्सर ये देखा गया है पश्चिम बंगाल जैसा जो राज्य है, वहां पर हमेशा जो चरण होते हैं उनमें रिकॉर्ड टूटता है। और यूपी की भी बात करें तो उसमें भी कुछ एक ऐसी सीटें होती हैं जो हमेशा रिकॉर्ड मत हासिल करती है। इसके पीछे के कौन से वो बिंदु है, कौन सी वो वजह है जो कहीं आकर एक केंद्र में रुकती है? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि पिछली बार के वहां तक पहुंच पाना कितना अब संभव होगा देखना होगा, क्योंकि पिछली बार तो ये लगभग 62.1 तक पहुंचा हुआ था, मतदान था जो 2019 में हुआ था। लेकिन अभी जिस तरह से आया है कि यूपी में सिर्फ 47.55 मत प्रतिशत अभी तक हुआ है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये लगभग 15% अभी पूरा करना है 1 घंटे में। मतलब जो बचे हुए 2 घंटे उनमें लगभग इतना पूरा करना है, लगभग 3 घंटे। तो ये बहुत, ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान की बात थी वो नहीं हो रहा है। कई शहरों में हम देख रहे हैं, लखनऊ जैसी जरूर आपको परेशानी की चीज दिख रही है, लेकिन बाराबंकी जैसी सीट है, बांदा है या फैजाबाद है जो उसमें है, हमीरपुर है, यहां बहुत तेजी से वोट पड़ रहा है। मतलब जिसको मैं कहूं कि वो उसको पार कर देंगे पिछली बार के, ये ठीक है। गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है। अब ये कह सकते हैं पिछले फेजेस में हमको कहने में थोड़ा सा ये हिचक थी कि शायद लोग ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, गर्मी का एक बहाना हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में हीट वेव का अलर्ट है, स्कूलों की छुट्टी की गई है, तो बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे होंगे कि गर्मी से बचते हुए वोट करें। लेकिन वोट परसेंटेज यकीनन बहुत जरूरी है। जैसा कि लखेड़ा सर ने कहा कि ये तो जिम्मेदारी है, बाकायदा पूरी ताकत के साथ चुनाव आयोग को लगना है। लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं है, ये अल्टीमेटली उन लोगों के लिए भी, उनके लिए भी परेशानी का बायस हो सकती है जो अपने घरों में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि जब सरकारें फैसला लेती हैं तो उसमें आपका से नहीं होता, आप ज्यादातर अपने आप को सिस्टम से अलग महसूस करते हैं अगर आप वहां नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन गर्मी एक कारण है। क्योंकि अगर हम इसको पिछली बार के इलेक्शन से देखें तो ये बहुत लंबा 10 से 11 दिन का डिफरेंस आगे बढ़ गया है, इसको आगे की तरफ बढ़ गया। तो इतना लंबा गर्मी के अंदर ये चुनाव, वाकई चुनाव आयोग को और सरकार को इस पर देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से क्रम बदला था 2004 में बीजेपी की सरकार नहीं, जिस समय उसको ये लग रहा था कि वो अपार बहुमत से आने वाली है और गोल्डन जो एक स्वर्णिम भारत का जो एक वो चल रहा था, उसमें उन्होंने इस पूरे फेज को जो सितंबर अक्टूबर से होता था उसको वापस वहां ले जाए। लेकिन अब हम देखते हैं कि पिछले 2 चुनाव में भी इसका दिन बढ़ रहे हैं, तो ये कम होना चाहिए। क्योंकि खुद आप देखते हैं नौतपा के दिन आएंगे और ये इतनी ज्यादा गर्मी का समय है। और ये जरूर है, इस बार ये नहीं आप कह सकते कि मतदाताओं को निकालने के लिए राजनीतिक दलों ने हर पिच पर जाकर खेला, बिलो द बेल्ट या तमाम दूसरे तमाम तरह के जो नुक्ते हैं वो भी उन्होंने डाले हैं। लेकिन मतदाता हैं कि उस तरह नहीं निकल रहे। हाँ, बंगाल का जहां का आपने जिक्र किया, वहां बहुत सीधी फाइट है। दरअसल कोई फॉर्मूला इस समय इस इलेक्शन पर नहीं दिख रहा है जो एक सेट फॉर्मूला हो सकता है। जहां सीधी फाइट है, जहां बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, वहां वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस सीधे चुनाव को आप महाराष्ट्र में ले जाते हैं, जहां महाराष्ट्र में गठबंधन है पूरा और जिसमें 2-2 पार्टियां जिनको ब्रेक किया गया है, जिनकी वजह से कहा गया कि बीजेपी ने इस तरह से कर दिया और बहुत ही अलग किस्म की राजनीति, वहां तो बहुत ही खराब मत प्रतिशत जा रहा है। जो लग रहा है कि ये पिछली बार से भी, जबकि हम लोग देख रहे फिल्म स्टार निकल के आ रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर आ रहे हैं, वो तमाम लोग दे रहे हैं। लेकिन वो लोग कौन है जिनके सीधे हित हैं, सीधा जिनकी सरकार के फैसलों से जो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, वो अभी तक नहीं निकल रहे। ये बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि मुंबई जैसे जो ज्यादातर सीटें मुंबई नॉर्थ और
मुंबई वेस्ट हो, या तमाम सीटें मुंबई या उसके बृहन मुंबई की सीटें हैं जिनमें लोगों को बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार तो मल्टी स्टोरीज जो सोसाइटीज हैं उनमें अंदर तक चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से भेजा है, इंतजाम भी किए हैं कि भाई वहां वोटिंग हो, बुजुर्गों के लिए पहले कराई गई। तो ये एक बहुत कोशिश तो की गई है। लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है, हैरानी का विषय, क्योंकि इशू भी नहीं कह सकते। क्योंकि अगर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में तो बहुत टफ फाइट दिख रही थी तो लोगों को लग रहा था बाहर निकल के वोट करेंगे, यूपी में लगभग पूरी तरह से लगा कि ये गठबंधन अपने आप को फिर से इकट्ठा करता दिख रहा है, वो भी उस पर भी लोग, हालांकि मुझे लगता है यूपी उसको छू लेगी, जो रिकॉर्ड है उसका पिछली बार का वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन उस तरह का नहीं दिख रहा है जैसा हमको लगना चाहिए कि एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। धीरेन्द्र जी, इसी के साथ मैं एक और सवाल अपना उठाना चाहूंगी। यहाँ पर हमने देखा है कि बीजेपी पर अक्सर जो आरोप लगते हैं वो ये आरोप लगते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके हित में बीजेपी काम नहीं करती है, जो INDIA की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। और पिछले चरणों में अगर बात करूं तो जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर भी मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा। ये किस और इंडिकेशन इसकी रहती है? देखिए, ये लगातार ये एक अलग अलग, मैंने कहा ना कि यहाँ कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं चल रहा है अगर हम इसको देखें दीपशिखा, क्योंकि पिछली बार जो जिस सीट पर मैं जिक्र कर रहा था वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, जहां मतदान एक पर बहुत ज्यादा हुआ और एक पर बिल्कुल कम हुआ जहां सबसे ज्यादा थे। अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में लगभग 52% पर जाकर सिमट गया था, जो एकदम हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा वोट होना चाहिए था अगर उस पर जाएं। तो ये एक कोई सेट फॉर्मूले से अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कुछ सीटों पर जहां मतदाता इसमें जो मुझे लगता है जो क्लोज फाइट की तरफ आने वाली सीटें हैं वहां शायद मतदान यहां बढ़ रहा होगा यूपी को अगर हम देखें। लेकिन फिर भी ये चुनाव कई सारी चीजें, जब बैलेट खुलेंगे, जब मतपेटियां खुलेंगी, बैलेट तो नहीं मत कीजिए कि जब उसमें बॉक्स खुलेंगे तो लगेगा, काउंटिंग होगी ईवीएम की, तो लगेगा कि कई सारी चीजें हमको दोबारा से रीअसेस करनी होंगी कि हमने उस पूरे चुनाव के अंदर कहां कहां मतदाताओं के मिजाज को समझने में गलती की है या कहां हम उनको पकड़ पाए हैं। तो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम वोटर्स हो, वोटर्स कंप्लीट वोटर्स जो है उनका सेट ऑफ वो है वो कम गिर रहा है। चूंकि मुस्लिम वोटर के लिए, चूंकि ये एक अच्छी बात यह है कि वो अपने मत का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अगर ये मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इस पर मेरा कोई वो नहीं है कि टेक नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की बात है तो एक और बेहतर बात है कि वो अपने फैसले से अपने मतदान में जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा राइट है उसको एक्सरसाइज करते हैं। जो नहीं करते उनको शर्मिंदा होना चाहिए, उनको नहीं जो ज्यादा करते हैं। जी उमाकांत सर, हालांकि 21वीं सदी की बात होती है और सबसे ज्यादा हम कहें कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, बावजूद इसके ये सोच ये समझ से परे है। ठीक है, आप कितने भी जागरूकता अभियान चला लीजिए, कुछ भी है, या तो हम कह सकते हैं मुंबई में जिस तरीके से सितारे उमड़े वो एक हाई फाई क्लास जा रहा है, या फिर हम दूसरे शहरों की बात करें जिनके लिए योजनाएं बनती हैं वो जाता है। तो हम मध्यम वर्गीय फैमिली को किसी को दोष तो नहीं दे सकते ये, क्योंकि ये सभी का अधिकार है, लेकिन लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, इसके लिए एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बहुत सारे फैक्टर है। मैं 10 फैक्टर आपको गिना सकता हूं अभी, कि एक तो कॉमन मैन, कॉमन वोटर ये मानता है या उसको भरोसा, एक कॉमन वोटर का मतलब हर एक वोटर नहीं, एक तबका ये मानता है। मेरी खुद बात हुई लोगों से, मैंने कहा कि आप वोट डालने नहीं गए, कह रहे जी मैं तो कभी वोट ही नहीं डालता। मैंने कहा क्यों नहीं डालते वोट? मैंने यूपी में बात हुई मेरी, कह रहे जी व्यवस्था तो बदलनी है नहीं, कभी ये लोग पावर में आएंगे वो भी वादे करेंगे, दूसरी वो लोग पावर में आएंगे वो भी वादे करेंगे और वादों को पूरा नहीं करेंगे और 5-7 बाद फिर वोट मांगने आएंगे। तो एक तो ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी संसदीय व्यवस्था पर, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर। भारत जो है जिस तरह से विविधता है, भौगोलिक विविधता है भारत की, कि उसमें एक जगह एक इलाके में बर्फ पड़ी रहती है, दूसरे इलाके में समुद्री तूफान आते हैं, बारिश होती है। बंबई में पिछले हफ्ते भयंकर बारिश हुई, वहां बह गए कई घर।
इसके बाद मिलना। तो ये चीज इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। और ये जो 7 चरणों का चुनाव हुआ, और कई राज्य तो ऐसे हैं, बंगाल, यूपी, बिहार जैसे प्रदेश है, महाराष्ट्र जैसे, जहां 6-6, 7-7 चरणों में चुनाव फैल गए। तो ऐसी स्थिति में, और आपने गुजरात में 1 चरण में कर दिया और तमिलनाडु में आपने 1 चरण में कर दिया, तो ये डिस्पैरिटीज क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? और क्यों, जब आपके पास सारी मशीनरी है, हमारे पास पैरामिलिट्री है, हमारे पास इतना बड़ा तामझाम, सरकारी तामझाम है, और इस देश में 4 चरणों में चुनाव हुए हैं। 7 चरणों में इस प्रचंड गर्मी में आज से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले ये सारे चुनाव संपन्न हो सकते थे। और चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया तो 10-15 दिन लेट में किया। तो ये किसने बोला था कि आप 15 दिन लेट कराइए और फिर 7 चरणों में पर भी बात कर लेते हैं धीरेन्द्र सर। आपने क्या राजनीतिक धीरेन्द्र सर, पार्टियों से रायबरेली में राहुल गांधी दिखे, हालांकि गांव वालों से वो मुलाकात करते नजर आए, बूथ पर गए, उन्होंने सीसीटीवी नहीं लगा था उस पर नाराजगी जाहिर की। कुछ ग्रामीण नाराज थे, उन्हें मनाया कि हम आएंगे तो सड़क बनवाएंगे, मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना भी की, अपने बजरंगबली की। तो संकट काटने के लिए पहुंचे हुए रायबरेली। देखिए, मैं ये कहूंगा कि रायबरेली में जो गांधी फैमिली चुनाव लड़ती है, वो पहले कभी विकास की बात होती होगी या उस पर चुनाव लड़ा जाता होगा, मुझे नहीं लगता। कि क्योंकि मैंने 2014, उससे पहले 2009 ये तमाम चुनाव को कवर किया है, 2019 उन तमाम जगह पर, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली, उनके गांव-गांव में 5 विधानसभा सीटों को जाकर समझने की कोशिश की कि विकास का गांधी फैमिली के चुने जाने से कोई रिश्ता है। पहले होता होगा जब हम लोग 77 या 80 की बातें करते होंगे, जब बाकी सब जगह कहीं सड़क का नाम ही नहीं होता होगा, तो वहां सड़क होती होगी। लेकिन बंद पड़ी फैक्ट्रियों का कब्रगाह रायबरेली में आपको दिखेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली थी किसी जमाने में, वो 80s के बाद से बंद होनी शुरू हुई थी और वो अंततः 2000 तक आते आते उन फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे और फिर वो बंद हो गई। कई 12 साल पुरानी, कई कताई मिल या फिर बैल, वो जो टेलीकॉम का वो था जो बनाते थे टेलीफोन वाले, या तमाम जो प्राइवेट फैक्ट्रीज आई थी वो वहां से उठ गई। और जब 2014 में तो जो सड़कों की हालत थी, जो हाईवे जो अमेठी और रायबरेली को जोड़ता था, यानी जो 2 सबसे ताकतवर शख्सियत गांधी परिवार की थी, उनको उस वक्त जोड़ने वाला हाईवे, वो पूरी तरह से टूटा पड़ा था, जो हम लोगों ने न्यूज नेशन पर पूरी तरह दिखाया था। तो ये विकास के लिए अगर वो राहुल गांधी को कुछ कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनके पास, राहुल जी के पास ज्यादा अच्छा तर्क होगा कि भाई विकास के लिए तो यहाँ बात नहीं हो रही थी। गांधी फैमिली के साथ सिलेक्शन होना है, इलेक्शन होना है। और चूंकि राहुल गांधी जी की डिमांड भी थी, पूरे रायबरेली में आपने देखा होगा कार्यकर्ता सड़कों पर थे कांग्रेस के, उनका कहना यह था कि उनको लड़ना है, तो वो लड़ रहे हैं, उपकृत हो रहे हैं वहां के लोग। तो वो वहां ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से बहुत ज्यादा अलग अलग होंगे। हो सकता है कि इस पर सवाल हो, लेकिन मुझे हमेशा से लगता रहा है कि गांधी फैमिली का अमेठी के साथ मतलब इंदिरा गांधी के बाद, जाने के बाद, मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उन्होंने रायबरेली के लिए यकीनन काम किए थे, और 77 के बाद जब वो हारी और 80 में दोबारा जीती, लेकिन दोबारा उनका चूंकि मोह भंग हो चुका था और वो वहां से छोड़ दिया। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और वो दूसरे में उन्होंने मेढक वाले का चूंकि उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व उस समय किया, तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि वहां बहुत ज्यादा विकास की कोई बहुत ज्यादा बड़ी योजनाएं आई हुई। एम्स आया, एम्स को पूरा इस सरकार के समय में किया गया। तो ये विकास के मसले जरूर चलते रहेंगे, लेकिन वहां उस सीट पर लड़ाई आज की डेट में विकास को लेकर नहीं हो रही है। वहां गांधी फैमिली चुनी जाएंगी या नहीं चुनी जाएगी, इस पर लड़ाई है। और वो सीट मुझे मालूम है, अभी तक का रिकॉर्ड यही बताता है कि जो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, जो बाहर जाके दूसरे दलों में अपनी पार्टी के दलों के लिए काम करते हैं, जब वो रायबरेली में आते हैं तो गांधी फैमिली को वोट देते थे। ये अभी तक का रिकॉर्ड था। और आज की डेट में जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी आपस में काफी लड़ाई है, चाहे वो आपने बछरावा की विधायक अदिति सिंह को देखा हो, वो नहीं दिखाई दे सकता है। अगर रायबरेली की बात करेंगे तो वक्त नहीं है, और एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखानी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 5वें चरण के मतदान में लोकतंत्र